आज की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टॉपिक है आज का सेल। ठीक है, सेल बेसिकली हम अभी सेल से एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे, समझेंगे इस बात को कि सेल कैसे आया। ठीक है, जैसे कि ये यूनिवर्स है, हम सब सृष्टि की रचना पढ़ते रहते हैं। किसमें? हमारे उपनिषदों में। उपनिषद में हम रचना पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक एक इस संसार की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो आप सेल को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं जिसके अंदर की सेल जो है, इसके अंदर भी पानी है, इसके बाहर भी पानी है। तो आप ये समझें कि पानी जल ही जल था हर जगह पे। उसी में ही एक ऐसी झिल्ली बनी और इस झिल्ली के अंदर कुछ ऐसे द्रव्य धीरे धीरे बनने शुरू हुए। तो वो सब कुछ सारे द्रव्य ही ना पानी के अंदर है और कुछ पानी के बाहर। इसको अलग करने के लिए जो एक झिल्ली बनाई गई, जो झिल्ली बनी, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब पानी के अंदर ही कुछ बनना था, तो अब अगर कुछ बनता तो वो बिखरता। अब उसको समेट के रखना था, इसलिए उसकी झिल्ली बननी शुरू हुई। झिल्ली बनी, झिल्ली के बाद मतलब मेम्ब्रेन बनी, मेम्ब्रेन से अंदर के छोटे छोटे ऑर्गेनल्स बनने शुरू हुए। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स मतलब अंदर का सामान जो उसके अंदर था, तो वो बनना शुरू हुआ। अब जो ये सेल है, उस सेल के अंदर जो सामान है, इसकी अपनी भी एक झिल्ली है। ठीक है, अब ये झिल्ली कैसी सी होती है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इसको देखें, ये आप देख पा रहे हैं, जैसे सेंसरी वेसिकल्स है, इसकी अपनी एक झिल्ली है। और माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं पेन ले लूं। जी, ठीक है, तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी भी अपनी एक झिल्ली होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कवर्ड होता है किसी चीज से। न्यूक्लियर एनवेलप, इसका नाम ही दे दिया न्यूक्लियर एनवेलप, देख रहे हैं आप। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके स्ट्रक्चर पे मत जाना आप कि ये स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। साइटोप्लाज्म ही हो गया, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको एक बार के लिए, अभी एक पल के लिए इस स्ट्रक्चर को ज्यादा मत देखो। ठीक है, ये सिर्फ आपके आंखों के सामने उस चीज को जरूर रख दिया गया है, पर इस पे आप ना ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि क्या शेप है, कैसी है। ये सिर्फ आपको एक बार समझाने के लिए कि कुछ इस प्रकार की कोई एक शेप है। ठीक है, इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे। आप मेन कंटेंट्स को समझने की कोशिश करो, फिर शेप धीरे धीरे अपने आप अच्छी और समझ आने लगेगी। वो फिर मन में अपने आप एक क्वेश्चन उठने लगेगा कि इस प्रकार की शेप होती है इसकी। वो क्वेश्चन उठने देना अपने अंदर। ठीक है, तो इस आप जब सेल है ना, तो उसको पढ़ने के लिए मैंने उसको 3 तरीके के विभाजन कर दिया उसका। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, साइंस ने ऐसा किया पढ़ते वक्त। उन्होंने कहा कि पहले इसकी तो हम सेल मेम्ब्रेन को हम इसका विभाजन करते हैं। फिर इसको विभाजन करा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, अंदर का सारा पानी है। उस सेल के अंदर जो पानी है ना, उस सारे पानी को हमने क्या कह दिया, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना यहाँ तक? मैम एक बार और बता दीजिए। जी, कहाँ से बताऊं, ये बताओ पहले। मैम कि ये बिल्कुल सेल ही मेम्ब्रेन दोबारा से बता दीजिए। साइटोप्लाज्म तो आ गया समझ में। अच्छा, साइटोप्लाज्म समझ आ गया, ठीक है। मैम साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म समझ में नहीं आया मैम। बताती हूँ। सेल का ना नाम है दूसरा साइट। ठीक है, सेल का दूसरा नाम क्या है, साइट। एक सेकेंड में खाता में लिख देती हूँ, उनको थोड़ा क्लियर रहेगा। सेल का दूसरा नाम क्या होता है, साइट। ओके, आई सेंटीमीटर here. जी, एक सेकेंड रुकिए।
देखना पेन नहीं दिख रहा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखती हूँ, ठीक है। तो जो ये है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटो का वर्ड क्या होता है, साइटो का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब ही यही होता है सेल। प्लाज्मिक में वर्ड के लिए हटा दो, प्लाज्म क्या होता है, ठीक है। साइटो का मतलब होता है सेल, तो सेल के अंदर का जो पानी है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये एक और चीज इसके टर्म हम यूज करेंगे, आप लिखो साथ साथ में, क्या लिखोगे पहले लिखो आप इसके अंदर साइटोप्लाज्म के लिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्म, ये रहा शब्द, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया अभी। यस मैम। जी, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये रहा, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म ये रहा, ठीक है। इसको प्लस कर लीजिए, इक्वल टू लिखिए प्रोटोप्लाज्म, PROTO प्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया जी, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है, इसके अंदर हमारा सब कुछ है, सारे द्रव्य इसके अंदर है हमारे, ठीक है। हर प्रकार का द्रव्य हमारा इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को तोड़ा गया प्रोटोप्लाज्म। आगे, हाँ, प्रोटोप्लाज्म को आगे तोड़ा गया किसके अंदर, एक तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर तोड़ा गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म को ही न्यूक्लियस आप समझे, न्यूक्लियस के अंदर का जो द्रव्य है, पानी है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए उसको दोनों को बांटा गया। हालांकि सबकी झिल्ली अपनी अपनी एक झिल्ली थी, उनके पास भी कोई ना कोई द्रव्य कुछ ना कुछ है, लेकिन उसको नहीं हमने पढ़ने के लिए बांटा, हमने पढ़ने के लिए बांटा न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि एक पावर हाउस है। पावर हाउस किस चीज का, वो वाला पावर हाउस नहीं जो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर हर प्रकार की हमारी जो जो हमारी जीन की जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है ना, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी न्यूक्लियस में होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब आपके घर का खजाना जो एक स्वर्ण पेटी है, वो न्यूक्लियस है, वो संभाली जा रही है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाई जा रही है। तो वो इंफॉर्मेशन जो पहुंचा रहा है वो कौन पहुंचा रहा है, न्यूक्लियस पहुंचा रहा है। और न्यूक्लियस किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रहता है। और उसकी कवरिंग किससे होती है, न्यूक्लियर सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप, ये रहा, न्यूक्लियर एनवेलप पे होती है, ठीक है। इसका जो एनवेलप है, उस पूरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियो ओलस भी बोल देते हैं। तो ये टर्म्स को इतना ज्यादा ना क्या करना है आपने, आपने लिखना है न्यूक्लियस, इसके आगे आप लिखोगे न्यूक्लियोलस, फिर लिखोगे न्यूक्लियोप्लाज, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारे जो लिखे हुए ना टर्म्स, और न्यूक्लियर पोर, ये सब कुछ आप उसके आगे लिख लो, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये रिलेट करता है हमारा किससे, न्यूक्लियस से। इतना क्लियर हुआ, मुझे बताएं पहले, ये इतना क्लियर हुआ, मैं तभी आगे बढ़ूंगी, नो मैम, अगर कुछ फिर कंफ्यूजन नहीं, और एक यस बार मैम। मैम ठीक है। साइटोप्लाज्म तो आपने जैसे उसके मैम फिर से बता दीजिए। अच्छा, आप मैम लोगों ने मुझे कभी केक बनाया, नो कभी केक मैम। बनाया, यस मैम। कभी देखा है केक बनाते हुए, यस कभी मैम। देखा है, वैसे जो कुकर में बनाते हैं केक, कुकर में, यस मैम। कुकर में केक जी बनाया, मैम। उसमें हम एक छोटी सी बाउल रखते हैं और उसमें बहुत सारा हमने नमक डाला हुआ होता है, उसके अंदर हम कटोरी रखेंगे, कोई बेस रखेंगे, उसके अंदर हम उसके ऊपर हम रखते हैं केक का बैटर, जो भी केक बनाया होता है उसका बैटर रखते हैं, फिर उसको हम बंद कर देते हैं। जो कुकर है वो सेल है, ठीक है। जो कुकर की जिस चीज से वो बना हुआ है ना, जो बाउंड्री जिस चीज से बना हुआ है, वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर जो नमक डाला हुआ है वो है साइटोप्लाज्म, जो केक का बैटर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस पूरा कह लीजिए उसे। अब समझ आएगा, क्लियर हुआ। यस ये बॉक्स के अंदर बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, एक बड़ा पर्स आपके पास होता है, उस बड़े पर्स के अंदर बहुत सारा सामान डाल देते हो, आपने इमरजेंसी किट डाली हुई है, मोबाइल डाला हुआ है, और भी बहुत सारा सामान डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन पैसे रखने के लिए एक छोटा सा वॉलेट रखते हैं ना अपने पर्स का, उस पर्स के अंदर एक छोटा सा वॉलेट रखते हैं ना, ये जो वॉलेट है ये तो मेजर चीज है आपकी।
आपका बाकी सामान चोरी हो जाए आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो जिसमें हमने कार्ड भी रखा हुआ होगा, आपने उसके अंदर पैसे भी रखे होंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपकी। तो वो न्यूक्लियस है, वो जो वॉलेट है वो न्यूक्लियस है आपके पर्स के अंदर। और वो जो पर्स चीज़ से बना वो सेल मेम्ब्रेन है। अब वो लेदर का पर्स हो सकता है, सिंथेटिक कपड़े का पता होगा, कॉटन का हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, मटेरियल यूज़ होता है। वो जिस मटेरियल का बना हुआ है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ अभी बताओ? अगर मैं यस उसी बैग के अंदर में बहुत सारा पानी अगर पड़ा हुआ होता, तो वो साइटोप्लाज्म हो जाता। अगर आपके वॉलेट के अंदर भी पानी होता और मैंने पर्स, वो पानी वाला जो पर्स है मैंने उसमें रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म पूरा मिलके बन जाएगा। वॉलेट के साथ है तो प्रोटोप्लाज्म, अगर वॉलेट बाहर निकाल दिया तो अकेला साइटोप्लाज्म। अभी समझ आया? मैम सेल में मेम्ब्रेन एक बार दोबारा बता दीजिए। सेल मेम्ब्रेन बेटा एक वॉल है, एक तरह की वॉल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि सेल वॉल अलग अलग चीज होती है। एक घर है, घर नहीं बोलूंगी, जैसे मैंने आपको बताया ना किस कोई चीज कैसे बनी हुई हो सकती है, किस चीज से बनी हुई होगी, कोई तो कोई कवरिंग तो होगी, बाउंड्री तो होगी। आप जब कभी घर बनाते हैं तो घर के बाहर एक बाउंड्री बनी हुई होती है। मैम जैसे ऐसे समझ सकते हैं, नारियल है, उसके ऊपर हाँ का जो बिल्कुल ठीक, हार्ड पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन हो गया। वो सेल मेम्ब्रेन है। आप कभी अंगूर खाइए, अंगूर का जो छिलका है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, आप समझे। ओके मैम। मतलब कि मैम चार दीवारी। चार दीवारी, बस वो पूरा कवर्ड होता तो चार नहीं बोल सकते तो पूरी दीवारी बोल दीजिए। और मैम वैसे जैसे सेल वॉल नाम की एक अलग चीज होती है जो प्लांट्स में होती है, हम ह्यूमंस के अंदर नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल भी बनी, एक और चीज बनी हुई होती है ऐसे करके ना, ये जैसे ये बना हुआ है ना, ये नहीं चल नहीं रहा मेरा, उनको प्रॉब्लम इसी में आ रही है, इसका पेन नहीं यूज हो पा रहा मुझसे। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ना इसमें। मैम यहाँ से शायद एडिट करना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं कभी यहाँ से इसको इरेज करूँ। मुझे सिर्फ हाईलाइट करने के ऑप्शन से है। ओके, तो अभी तो इसको मैं इसमें यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे अभी आ रही है इसको यूज करने में, बट आई ट्राई इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, अभी हम इसको समझने की कोई प्रयास करें, ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, तो ये जो झिल्ली बनी हुई है ना, ये वाली जिसमें मैं देखिए मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, ये जो झिल्ली बनी हुई है, ये सारी झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर ना एक और हार्ड वॉल बनी हुई होती है, वो सेल वॉल होती है। ठीक है, वो होती है प्लांट्स के अंदर, हमारे अंदर नहीं होती। अगर वो वॉल होगी ना तो एक सेल दूसरे सेल से बात नहीं कर पाएगा ठीक से। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं होगी, मतलब हम जो फ्लेक्सिबल है ना, मूवमेंट कर पाते हैं, वो मूवमेंट उस सेल वॉल के ना होने से है। प्लांट्स में वो सेल वॉल होती है इसलिए वो रिजिड होते हैं, वो नहीं चल सकते, हिल डुल नहीं सकते। ठीक है, वो हवा के झोंके उनको जरूर हिलाते हैं, वो एक अलग बात है, पर वो खुद से इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सेल वॉल है, ये देखो ये है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। ठीक है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन को हम, ये भी किसी किससे बनी हुई होती है, इसके आगे लिखो, सेल मेम्ब्रेन के आगे लिखेंगे आप यहाँ, सेल मेम्ब्रेन के आगे आप लिखेंगे ये बनी होती है लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से। ठीक है, किससे बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, लिपिड प्लस प्रोटीन, और लिपिड कौन से वाला है, फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, इसके आगे लिखेंगे ये वर्ड को, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। इससे क्या होता है, ये सिर्फ कुछ मैम चीजों को अंदर आने देता है, द्वारपाल। थोड़ा हाँ जी, स्लो बताइए, राइटिंग करेंगे तो दिक्कत होगी। मैं देख रही हूँ नीचे कहीं पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ। ठीक है, साइटोलॉजी यानी कि सेल की जो स्टडी होती है, काइटोस साइटोस, इन्हीं को सेल को ही कहते हैं। ठीक है, और लोगोस क्या होता है, इसकी स्टडी होती है। आप पहले यहाँ से समझने की कोशिश करो धीरे धीरे। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ से। ठीक है ना, तो हम इसको और अच्छे से और बेसिक लेके चलते हैं। ठीक है, कोशिकाओं की जो परिचय है उसका जो सिद्धांत है, साइटोलॉजी यानी कि सेल की स्टडी। साइटो, मैंने आपको वर्ड बताया था ना, साइटो, ये
तो ये क्या है, काइटोस, जो लैटिन वर्ड से लिया गया, उससे लिया गया। तो ये जो है इसको यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है सेल, लोगोस मतलब स्टडी, कहीं पे बायोलॉजी, लॉजी जहाँ पे आ जाता है ना उसको स्टडी बोलते हैं। तो इसके अंदर की साइटोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं, सेल बायोलॉजी भी, इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, ये लिख लीजिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी एक ही बात है। तो आपसे शायद पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि साइटोलॉजी क्या होती है, तो आप कहेंगे सेल की स्टडी होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है सेल बायोलॉजी क्या होता है, ये भी सेल की स्टडी होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी एक ही बात है, या साइटोलॉजी को इसका अन्य नाम क्या है। नीचे ऑप्शंस में होगा, वहां सेल बायोलॉजी दिया होगा, आपने वहां क्लिक करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. जी। अब फिजियोलॉजी मैम क्या होता है, फिजियोलॉजी, हाँ जी बोलिए। मैम सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और फॉस्फेट से। फॉस्फेट नहीं, ये आ, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, थैंक फॉस्फोलिपिड, हाँ जी, ठीक है। मैम फॉस्फोलिपिड क्या लिपिड प्लस लिपिड क्या होता बोला है था फैट, आपने? लिपिड के बाद बोलता वो प्रोटीन। प्रोटीन। हाँ जी, हाँ जी, मैं आगे अभी आ रही हूँ, मैं वहीं पे आपको क्लियर कर रही थी डायग्राम के साथ, पर मैं नीचे नीचे आपको आराम से ला रही हूँ, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या होता है, एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर, किसी चीज की पढ़ाई, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिजियोलॉजी मीन्स वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ जब हम कोशिका कार्य यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ सेल, वो कार्य कैसे कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, क्या काम क्या करता है उसका, वो क्यों बना है सेल, उसकी फिजियोलॉजी, हम उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ सेल। ऐसे ही एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। फिर आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किस चीज से बनी है, जो भी द्रव्य है, सॉरी, जो भी केमिकल कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो मैंने लिपिड बताया, प्रोटीन बताया, इन सब से क्या बन रहा है। अब प्रोटीन जो है वो भी इन कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब चीजों से मिलके बना है। NH3 NH4 क्या है इसके अंदर डला हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर, इन सब चीजों को मिला के बना हुआ है। इसकी इसको जानने की जरूरत नहीं है, बायोकेमिस्ट्री को आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ ये होता क्या है। आपको याद कुछ नहीं करना। बायोकेमिस्ट्री सिर्फ क्या है, केमिकल नेचर जो होता है किसी भी चीज का बना हुआ, वो आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में होता है। आपने कोई भी खाना खाया, सॉलिड था ना, बड़ा था, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों में ले आना, कन्वर्ट कर लेना। प्रोटीन है, उसको प्रोटीन का सबसे छोटा भाग क्या होता है, अमीनो, ठीक है। तो उसको छोटे भाग में ले आना, ताकि वो अमीनो जो है, अमीनो एसिड, वो हम हमारी बॉडी, हमारा सेल उसको यूज कर सके। अब यूज क्या करेगा, उसे तोड़ लिया, उसके कण निकाल लिए। अब ये कण जो थे, जिस सेल को चाहिए थे उस सेल के पास जाके पहुंचा देगा, तुम्हें ये चाहिए था ना, ये ले लो। ऐसे ही, क्योंकि पूरी बॉडी में ना 200 से अधिक प्रकार के सेल है, हमारी पूरी बॉडी में 200 से अधिक प्रकार के सेल हैं। तो वो सेल क्या करते हैं, वो काम क्या करते हैं, वो सेल जो इतने सारे हैं, वो मिलके एक समूह बना लेते हैं, एक गुच्छा 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 बना लेते हैं। 200 से ज्यादा अधिक प्रकार के है ना, तो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स भी बहुत सारे हैं। तो इसने पहले एक गुच्छा बनाया कुछ सेल मिलके, अच्छा तेरा नाम पी से है, पी वाले सेल इधर आ जाओ। फिर तुम्हारा नाम ए से है, ए वाले सेल इधर आ जाओ। तुम्हारा नाम एस से है, ये वाले सेल इकट्ठे आ जाओ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे इन्होंने अपनी एक ग्रुपिज्म कर ली, ठीक है। फिर एक ग्रुपिज्म क्या बना कि LMNOP है, ठीक है, जैसे कि MNOP, तो MN वाले थोड़े थोड़े इकट्ठे आ जाओ, थोड़ा और हम बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो हम लोग जो है ना, आपस में कुछ कुछ चीजें ना हमारी सिमिलर है, तुम्हारे बाल सेम है, तुम्हारी आंखें सेम है, तो हम मिलके ना एक ग्रुप बना लेते हैं। मैंने अभी आंख बाल कर दिया, मान लो फंक्शनैलिटी में ये आपस में कुछ सिमिलर है, कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, तो इन लोगों ने फिर एक बड़ा सा गुच्छा और बना लिया। इन लोगों ने फिर मिलके एक और ग्रुप बना लिया। पहले तो PP वाले इकट्ठे हुए थे, SS वाले इकट्ठे हुए थे, अब अल्फाबेट्स में 2-3 अल्फाबेट्स मिलके इकट्ठे हो गए। इन्होंने क्या करा, जब ये इकट्ठे हुए ना अल्फाबेट्स वाले, इसको कहते हैं टिश्यूज, ठीक है। पी के साथ अगर एस भी मिल जाएगा साथ साथ में मिलके क्या बनाएगा, वो टिश्यू बनाएगा। अगर पी ही बहुत सारे इकट्ठा हो गया, वो भी एक टिश्यू होगा अपने में, ठीक है। तो ये टिश्यू बन जाएंगे। जब ये बहुत सारे PSQRT ऐसा भी सब इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। ऑर्गन्स के साथ क्या करा, फिर अलग अलग जितने भी गुच्छे बने हुए थे वो और इकट्ठे हो गए, इन्होंने क्या बना दिया, सिस्टम। अब थोड़ा सा अपनी शरीर के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि
मैं पेट की बात करती हूँ। पेट का जो एक सेल था उसने मिलके बहुत एक ही प्रकार का सेल था, ठीक है? उससे मिलके सेल ने मिलके एक समूह बनाया, उससे बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन कौन-सा बन गया? ये हमारा स्टमक, स्टमक ऑर्गन बना। स्टमक ने कहा मैं अकेला कार्य तो नहीं कर सकता सारे पचाने के, मेरे पास तो सिर्फ एसिड है, बाकी क्या करेंगे? मैं उसको गूँथ देता हूँ सारे खाने को, इसके अलावा भी तो और भी बहुत सारे कार्य करने हैं, इसकी एब्ज़ॉर्प्शन भी तो करनी है, वो कौन करेगा? तो उसने ना क्या करा, जो बाकी के सेल थे, जो अच्छी जो एब्ज़ॉर्प्शन की फंक्शनिंग दिखाते थे, उसने कहा तुम लोग मेरे पास आ जाओ। और वो कौन थे? उन्होंने जो टिश्यू बनाया था, उससे जो ऑर्गन बनाया था वो क्या था? इंटेस्टाइन। उसने इंटेस्टाइन को अपने साथ जोड़ लिया कि तुम आ जाओ, हम मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो एक नीचे ऑर्गन जुड़ गया इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ने कहा, छोटी आंत ने कहा कि मैं तो सिर्फ खाना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ जो बड़े-बड़े द्रव्य हैं, उनको। पानी की एब्जॉर्प्शन मेरे यहाँ नहीं होती, इसके लिए एक और ऑर्गन लेकर आओ। तो कुछ सेल ने मिलके फिर से टिश्यू बनाया, टिश्यू से एक ऑर्गन बनाया, उसको कहते हैं हम बड़ी आंत। उसने कहा कि ये बड़ी आंत जो है ना ये पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद ना जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको बाहर निकाल देती है। जो मल है, मूत्र है, जो मल है, मूत्र नहीं, जो मल है उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसको भी साथ ले आते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी अब लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी जुड़ गई। अब 3 ऑर्गन साथ में जुड़ गए, स्टमक जुड़ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, अब बड़ी आंत जुड़ गई। अब बड़ी आंत ने क्या करा, पानी-वानी सब कुछ अब्ज़ॉर्ब करा, लिक्विड जो था वो अब्ज़ॉर्ब करा और जो हार्ड जितना भी मटेरियल बचता था, जो वेस्ट था, अब उस गुद्दे में कुछ भी नहीं बचा था, हमने उसमें सब कुछ निकाल लिया। छोटी इंटेस्टाइन ने सारे द्रव्य निकाल लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए और जो बड़ी आंत थी उसने भी सारे जो लिक्विड जो वाटरी एलिमेंट थे वो सारे निकाल लिए, अब्ज़ॉर्ब कर लिए। अब उसने क्या करा, ये सारा कचरा है जी, अब इस कचरे में कुछ नहीं बचा, इसको फेंक दो, बड़ी आंत ने कहा। तो बड़ी आंत ने उसको बाहर निकाल दिया। बड़ी आंत की ही एक्सटेंडेड फॉर्म होती है जिसको हम एनएस बोलते हैं, गुदा द्वार बोलते हैं, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे समूह ने मिलके कैसे एक सिस्टम बना दिया। अकेला ऑर्गन क्या था? स्टमक, इंटेस्टाइन्स। अब सिंगल-सिंगल इंटेस्टाइन थी तो मैं 3 बोल रही हूँ, ठीक है? तो उसको हमने ऐसे पढ़ा, ठीक है? अब ये थे तो अलग-अलग ऑर्गन्स, अब इनको साथ में जोड़ा तो क्या बन गया? सिस्टम बन गया। अब स्टमक के पास भी तो खाना कहीं से आ रहा था, वो थी इसोफेगस यानी कि आपकी खाने की नली। खाने की नली कहाँ से जुड़ी है? मुख द्वार से जुड़ी है। उस मुख द्वार में क्या-क्या चीज़ चाहिए हमें? हमें दाँत चाहिए, हमें जिह्वा चाहिए, हमें सलाइवरी ग्लैंड्स चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो ये भी जब ऑर्गन थे, ये ऑर्गन भी साथ में जुड़े, इन्होंने मिलके भी एक सिस्टम बना दिया। अब पूरा संपूर्ण सिस्टम क्या कहलाता है हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी क्लियर हुआ कि एक छोटे से सेल से सिस्टम तक की कहानी समझ आई? पहले ये समझाओ कि ये Yes, ma'am. कहानी समझ आई कि नहीं आई? ये क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. अब मैंने कहा कि अब हर इतने सारे ऑर्गन बने थे ना, हर ऑर्गन की अपनी एक पहचान थी, हर ऑर्गन का अपना एक काम था। ऐसे ही हर सेल का अपना एक कार्य होता है। ठीक है? वो अलग-अलग हो जाता है। पर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो सबका सेम होता है। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे ह्यूमन्स हैं, ठीक है? बहुत प्रकार के ह्यूमन्स हैं। कोई चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, अफ्रीकन हैं, इंडियन हैं। इंडिया में ही बहुत सारी वैरायटी है, हम देखते हैं, ठीक है? हैं तो सारे लेकिन मूलभूत पे इंसान, सभी मूलभूत पे इंसान ही है ना, ठीक है? ऐसे ही सारे के सारे सेल मूलभूत पे उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। फंक्शनैलिटी किसी की ज़्यादा, किसी की कम हो जाएगी। किसी एक चीज़ की या 2 या 3 चीज़ों की वजह से, ठीक है? किसी की शेप ही इतनी डिफरेंट हो जाती है, जैसे कि हमारे न्यूरॉन है, मतलब जो ब्रेन का सेल होता है, नर्वस का, जो नर्वस टिश्यू जिससे बना है, जो न्यूरॉन है, उसकी शेप ही अलग होती है। उसको पढ़ेंगे, सबसे लंबा सेल भी वही होता है, ठीक है? बाद में पढ़ेंगे, पर प्रकार के हिसाब से बात हो रही है, तो समझा रही हूँ, ठीक है? तो अब क्या है, अब जो सेल है, अब उसमें मैंने कहा कि वो सबका स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है, तो वो होता है ये, जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस जो चेंजेस होंगे ना, जो बड़ा-बड़ा, मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, वो सब कुछ इसी का ही वर्जन है, ठीक है? मेन कॉपी क्या है, वो ये है, जो मैं आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे है, ये मेन कॉपी है। इसके अंदर जो सेंटर में है, ये वाला जहाँ मेरा कर्सर है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम।
अब ये क्रोमोसोम भी ना तैर रहा होता है पानी के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर। आपको कभी याद होगा स्कूल टाइम पे आप सबने देखा भी होगा, चाहे आप साइंस से थे या नहीं थे, बट 10th तक तो हर कोई लैब में गया था, ठीक है। आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ जानवरों को पानी के अंदर डाल के रखा जाता था, है ना? देखा था आपने, यस मैम, यस है मैम। ना? ये वही पदार्थ समझ लीजिए वो है। अब ये पदार्थ हमारे जिंदा है सॉरी, हम जिंदा हैं तो ये पदार्थ हुआ अलग टाइप का होगा, और जैसी चीज उसके अंदर रखनी है वो पदार्थ भी वैसा ही होगा, ठीक है। अब अगर आपने अंगूरों को अगर भिगोना है धो के, तो आप साफ पानी में ही भिगो के रखोगे। वही लैब में जब एक मृत कोई छिपकली है, चूहा है, कॉकरोच है, या कुछ भी ऐसे पदार्थ, कोई भी ऐसा जीव जंतु था जिसको हमने रखा हुआ था उस बीकर के अंदर, तो वो जो लिक्विड था वो डिफरेंट था, वो पानी नहीं था, वो फॉर्मल्डिहाइड था। तो वो चीज अलग थी, उसके अंदर उसको रखा जाता है, वो चीज अलग थी, ठीक है। वो पानी उसके हिसाब से था, जो मृत शरीर है उसके हिसाब से था। वहीं जब अंगूर को या किसी और सब्जी को या फल को हम पानी में भिगो के रखते हैं तो एक नॉर्मल पानी होता है, वो नॉर्मल वाटर होता है। दाल को रात को भिगो के रखोगे, नॉर्मल वाटर होता है वो। तो वाटर हमने किसके हिसाब से रखा, जो चीज हम उसके अंदर भिगोने जा रहे हैं उसके हिसाब से हमने वाटर रखा। ऐसे ही सेल के अंदर जो पानी है, जो साइटोप्लाज्म में जो पानी है, साइटोप्लाज्म में आके लिखो पानी, क्या लिखोगे आप, सिर्फ पानी ही लिखो अभी, ठीक है। अभी आपने समझने की जरूरत नहीं है ना किस चीज का पानी बना हुआ है, क्या है, वो तो जानने की जरूरत नहीं है, ये वो पानी है, ठीक है। इस पानी के अंदर क्या है, आप समझो इसके अंदर एक कटोरी है, वो कटोरी क्या है, वो कटोरी है न्यूक्लियस, लिख लो, न्यूक्लियस के आगे कटोरी है, लिख लो। एक डिब्बी कह लीजिए, कटोरी भी क्या, डिब्बी सी कह लीजिए, वो है। उस डिब्बी के अंदर भी पानी है, ठीक है। वो पानी क्या है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, पानी ही लिखोगे आप, ठीक है। अभी नहीं कुछ समझ आ रहा ना, आप ऐसे ही लिखोगे, इसी लैंग्वेज से ही लिखोगे। उस न्यूक्लियस में पानी है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो पानी, उस डिब्बी के अंदर जो डिब्बी है उसको न्यूक्लियस कह रहे हैं हम। उसके अंदर जो पानी है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। उस पानी के अंदर हमने कुछ भिगो के रखा है, क्या है वो है क्रोमोसोम, वो है क्रोमोसोम। और ये बहुत ही, और ये क्रोमोसोम को अगर समझना है तो आप समझिए इसके अंदर आपने केसर भिगो के रखा है, तो केसर के जैसे थ्रेड्स होते हैं ना, वैसे होता है वो, ठीक है, क्रोमोसोम्स। उसमें उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या बना हुआ है, क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए। डीएनए को फोल्ड कर करके हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन सॉरी हिस्टामिन। तो वो जो प्रोटीन जो लगा हुआ है ना, उस प्रोटीन की वजह से वो फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे छोटा 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 करके ना वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। वो इतना छोटा हो जाता है कि बाद में वो धागे की गुच्छे की तरह लगता है। और यही बाद में डिवाइड भी होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। वैसे पूरे शरीर में, ये लिखो बात, पूरे शरीर में सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो 23 पेयर होंगे, पेयर इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। ये लाइन लिखो पूरी, ठीक है। शरीर के सारे सेल के अंदर 23 पेयर इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होंगे। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जननी यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स सेल्स जो हैं, गैमीट्स जिसे कहते हैं, वो सेल के अंदर सिर्फ 23 होते हैं, नॉट पेयर। मैम प्लीज एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। बिल्कुल स्टार्टिंग से, ये सिर्फ सेल वो वाली जो बात आप है, बता क्रोमोसोम रहे वाली थे कि बात है। पूरे शरीर के ओ, सेल्स में के हाँ, अंदर। ठीक है, बता रही हूँ। पूरे सेल के अंदर है 23 पेयर, पेयर जैसे जूते की जोड़ी होती है ना, ऐसे पेयर, क्रोमोसोम के पेयर है। कितने हैं वो पेयर, हर सेल के अंदर 23 है पेयर, जूतों की पूरी जोड़ी है वो, ठीक है। जब बात आती है जननीय की, यानी कि जो ओवरीज की बात आती है, जब बात आती है स्पर्म की बात आती है, मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स अलग होते हैं ना, उनके सेक्स सेल्स अलग होते हैं, है ना। तो फीमेल्स में क्या होंगे, ओवरीज होंगी, और मेल में क्या होंगे, स्पर्म होंगे, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों के अंदर ही इंडिविजुअली, मेल के अंदर जो सेक्स और सेल्स होंगे उसके अंदर वो सिर्फ 23, यानी कि सिर्फ एक जोड़ी क्रोमोसोम है। एक जोड़ी से मतलब क्या है, जूतों की दो जोड़ी नहीं पड़ी वहां पर, सिर्फ 23 के 23 है, वो 46 नहीं है, ठीक है, वो 46 नहीं है। बाकी जितने भी सेल है सब में 46 क्रोमोसोम है, पर उसको हम पेयर में जोड़ के, हमेशा वो पेयर में रहते हैं। वो हाथ में हाथ डाले, जैसे जूतों की जोड़ी है, या हाथ में हाथ डाले हैं, ऐसे कह सकते हो, पर वो होते सिर्फ जोड़े में ही है,
वो कभी भी सिंगल सिंगल एक एक करके नहीं होते, ठीक है, वो जोड़े में होंगे। जितने भी सेल जो जोड़े वाले पेयर लिखा है ना, मैंने आपने लिखा है ना ऊपर, वो पेयर में इसलिए लिखा है क्योंकि पेयर में ही जुड़े हुए ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, इसलिए उसको इक्वल टू 46 आपको पढ़ाया, 23 पेयर पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहीं जब सेक्स सेल्स की बात आती है तो जननीय सेल्स की हम इसको कह सकते हैं, हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं नहीं पता, पर जो सेक्स सेल्स है ओवरीज का और स्पर्म का, ओवरीज में अपने 23 होंगे और स्पर्म में अपने 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, सिर्फ 23 इक्वल टू 23, इसमें पेयर शब्द नहीं यूज होगा, ये लिख लेना, ये क्वेश्चन बनता है और बहुत बार उठता भी है, ठीक है, क्लियर हो गया। मैम किसके मैम अंदर पेयर सेल्स यूज नहीं, वो वर्ड यूज नहीं होगा? क्या नहीं होगा? जैसे कि आपने मेल में बताए 23 जोड़े हैं हम्म। और फीमेल दोनों में नहीं, जोड़े नहीं होते, देखो मैम पूरे 23 शरीर में बताया ना आपने, हाँ, 23 पेयर है। पूरे शरीर की बात करिए, बिल्कुल ठीक। अच्छा 23 पूरे शरीर में होते हैं और जो मेल के अंदर बताए थे वो 23 है ओनली। जी ठीक है मैम, और ऐसी फीमेल में? हाँ जी, ओके थैंक यू मैम। वेलकम जी। पूरी बॉडी में चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, ठीक है, एक हम्म, ठीक है, ये पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स की संरचना है यहाँ पे, तो पूरी बॉडी में सिर्फ सेक्स सेल्स को छोड़ के इसमें कितने होते हैं 23, चाहे मेल फीमेल के अंदर भी 23 मेल के अंदर भी, ये क्या है ओवरीज का, ये क्या है स्पर्म का, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब रहे बाकी के सेल्स जो होते हैं पूरी बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी में कितने सेल्स हैं, रेस्ट सेल्स, उसमें कितने मिलेंगे 23 पेयर, Pairs. ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. अब इसमें हाँ जी, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ पेयर है, इसको हम क्या कहेंगे इक्वल टू 46, ठीक है, इक्वल टू 46, ये क्या है क्रोमोसोम्स है। अब ये भी पता चले हम ये नंबर याद करते थे, यही भूल गए कि हम पढ़ क्या रहे थे, ये हम क्रोमोसोम पढ़ रहे थे, ठीक है, भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है। चले फिर अभी हम इसमें देखते हैं, एक सेकेंड, चले, तो इस पे हमने इसको पढ़ लिया ये वाला क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अब ये सेल का जो हम देख रहे थे ना, सेल की ये जो झिल्ली है, जो कवरिंग है, आप बाहर की कवरिंग जो होती है हमारी सेल की, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी था, ठीक है, अगर पानी है, अगर पानी है तो उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, अगर पानी है तो, ठीक है। अगर अंदर पानी के साथ साथ हमने और भी चीजें डाली हुई हैं भिगोने के लिए, उसके अंदर कुछ भी डाला हुआ है तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनल्स, और ये ऑर्गेनल्स की ही हमने आगे पढ़ाई करनी है। ये ऑर्गेनल्स बड़े सारे प्रकार के होते हैं, जैसे आप सब्जी बनाते हो बहुत सारी चीजें डाल देते हो ना, घी के तड़के में बहुत सारी चीजें डालते हो, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ये ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं ये ऑर्गेनल्स, ये रहे, ये होते हैं सेंट्रोजोम, आपने इसको पढ़ना है, सेंट्रोजोम को पढ़ना है आपने, सेंट्रियोल को पढ़ना है, ये कर्सर देख रहे हैं आप, फिर लाइसोसोम को पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है इसके अंदर, और आपने पढ़ना है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अब मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से लिखते जाएंगे आप साथ साथ में, ठीक है। सेल ऑर्गेनिज्म सबसे पहले लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या है ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, जहां मेरा कर्सर है माइटोकॉन्ड्रिया, मैम ये सेल ऑर्गन्स में है। हाँ जी,
ये सेल सेल ऑर्गेनल, ऑर्गेनल हाँ जी। अब ये ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये नाम कैसे याद रहेगा, नाम तो याद रहने से रहा। तो माइटो का मतलब होता है धागे जैसा, धागा, ये छोटा बीज, इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया किस लिए हम यूज करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं हड्डियों के लिए। सॉरी, ठीक है। तो आप इसको वैसे लिखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा जो होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, इसको दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या हो गया, ये हमें एनर्जी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में होती है ना, वो स्टोर करके रखता है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स हो, कार्डियक हो, इन सब के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे, क्योंकि इनको हर वक्त ही एनर्जी चाहिए होती है, हर वक्त हमें एनर्जी चाहिए होती है। हार्ट में भी हर वक्त चाहिए होती है ना, मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये एनर्जी जो बनाते हैं किस फॉर्म में बनाते हैं, ये एटीपी की फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी बनाते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें, अच्छा एक और चीज जो ये एटीपी की फॉर्म में बनाते हैं, इसका एक और कार्य होता है, वो होता है सेल रेस्पिरेशन। ये जो मैं चीजें लिखवा रही हूँ ना आपको, यही लिखना है और यही याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको। सेल रेस्पिरेशन का काम होता है, ठीक है। फिर होता है इसमें जितने भी आपके हैं एनर्जी स्टोर्स जो होती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ना बहुत सारे पूरे उसमें ना सेल के अंदर बिखरे हुए होते हैं, ऐसे ही है, सेल के अंदर ऐसे नहीं पूरे बिखरे हुए होते हैं। तो ये करते हैं कि जो कोई भी काम, जैसे न्यूक्लियस है और इसके अलावा जैसे आ गया इसके अलावा कौन सा होता है, जैसे राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर हो गया मान लो, ये ऐसी जो भी और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स है ना, इनको ना ये एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। ये क्या काम करता है, एनर्जी पहुंचाने का। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया अकेले में, ये दूसरा कोई और हमारा ऑर्गेनल है, मैं ओ से लिख देती हूँ ऑर्गेनल। ठीक है, इनको ये एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ताकि ये अपना कार्य संपन्न कर सके। ठीक है, ये कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है। तो ये लिखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है। क्लियर हुआ भी। मैम एक बार बताना दोबारा, ये किसे एनर्जी पहुंचाने का काम करता है? सेल में जितनी बाकी चीजें हैं उनको, जितने बाकी ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम हो माइटोकॉन्ड्रिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में जितने भी हैं सबको एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। जी, सबको पहुंचाता है एनर्जी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, और समूह भी बना लेते हैं, ऐसे समूह भी बना लेंगे अपना माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये ऐसे ऐसे करके यूं बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके बने हुए होंगे, दूसरों को जाके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसका, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, दूसरा सेल रेस्पिरेशन में भी हमारे हेल्पफुल होते हैं ये। ठीक है, आपने ना ये भी बताया था सेल रिस्पिरेशन का कार्य होता है एनर्जी को ट्रांसफर करना, और नहीं माइटोकॉन्ड्रिया सेल तो क्या मैम? रेस्पिरेशन का काम नहीं, सेल रेस्पिरेशन का काम एनर्जी ट्रांसफर करना नहीं है। सेल रेस्पिरेशन एक अलग प्रक्रिया है, एक ये है और एक है ट्रांसपोर्टेशन, ये वाला। ठीक है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, बहुत गड़बड़ हो रही है समझने में ना, तो इसको दोबारा लिखती हूँ। पहला हो गया सेल रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्लियर, आई थिंक क्लियर। ठीक है, फिर हम दूसरा याद करेंगे, इसके बारे में समझेंगे, लाइसोसोम। मैम ये अलग बताया सेल रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्या है मैम, इसमें नहीं है ना, ये तो अलग है ना, क्या अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया तो अलग है ना, इसका तो अलग चल रहा है, इसका कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनैलिटी बता रही हूँ। सॉरी,
माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनैलिटी बता रही हूँ कि वो किस काम आता है। ओके, और ये सेल्स सेल रेस्पिरेशन में इसका respiration- यूज होता है, ये अकेला रेस्पिरेशन में नहीं होता, सेल्फ रेस्पिरेशन में इसका कार्य होता है। ठीक है, अच्छा, ये अकेला नहीं होता, क्योंकि उसमें एनर्जी देनी होती है ना सेल्फ रेस्पिरेशन में, और एनर्जी किस फॉर्म में आती है, एटीपी की फॉर्म में, और ये स्टोर करके भी रखता है। अगर मान लीजिए आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो, कोई कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन जब करोगे तब एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो ये प्रोवाइड करेगा। और ये फिर अलग अलग द्रव्यों को, ये अपनी अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करता है अलग अलग ऑर्गेनल्स को? किसी ने काम करना डिटॉक्सिफाई का, उसको एनर्जी चाहिए, सॉरी, किसी ने काम करना है डिटॉक्सिफाई का, ठीक है, किसी ने काम करना है वेस्टेज को बाहर निकालने का, ठीक है, किसी ने काम करना है ये, और क्या इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन, हाँ, किसी ने प्रोटीन बनाने का काम करना है, तो ये इन सब में एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी ये ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इनको ये एनर्जी देता है, ये देता है एनर्जी। ठीक है, ये सारे काम यहाँ पे करवाता है। सेल रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी होती है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी गिविंग। ठीक है, अभी क्लियर हुई पॉइंट? ज्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि ज्यादा डीप में है नहीं, फिर इसकी पूरी प्रोसेस समझानी पड़ती है ज्यादा डीप में जाते हैं तो। ठीक है, मुझे पहले बताओ इतना क्लियर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया को यस हम किस मैम। नाम से जानेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया यस को हम मैम। जानेंगे पावर पावर हाउस। 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 ठीक है, और पावर इसके हाउस। फंक्शन, हाँ, और इसके अंदर हम एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एटीपी। ठीक है, ये मेजर ATP है, form में energy। ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन उठता है, इस पूरी एक लाइन से क्वेश्चन उठ जाता है, ये वाली लाइन से, माइटोकॉन्ड्रिया से ये क्वेश्चन उठ जाता है। क्या है ये? एक पावर हाउस है, और इसमें एनर्जी स्टोर होती है इस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ATP में। अब मैंने आपको इसलिए एटीपी की जो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इसकी यूज करता है, इसको डिटॉक्सिफाई करने में जो एनर्जी चाहिए होती है, इन सभी जो एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी इनको प्रोवाइड करता है। ये कुछ समझाने के लिए बोला है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको समझ आ जाए एनर्जी क्या। जैसे हाथ हिलाने के लिए एनर्जी चाहिए, हाथ हिलाने से पहले भी तो अंदर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो कहाँ से हो रहे होंगे, उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो वो यही एनर्जी पहुंचा रहा है। ठीक है, एनर्जी पहुंचाने का, किसी को भी एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी यही देगा। बिजली का कार्य यही है, बिजली की तार ही यही है, तार भी यही है, और वो क्या कहते हैं जो वो होता है ना, बोर्ड बना होता है पीछे, घर के बाहर होता है बोर्ड, क्या कहते हैं उसे, स्विच नहीं, स्विच बोर्ड नहीं, मेन जो एमसी मैम। एमसी, जो एमसी है वो यही है। हाँ जी, मीटर। हाँ, मीटर, मीटर भी कह सकते हैं, और एमसी भी इसको कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एम से एमसी, एम से मीटर, याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? थोड़ा सा भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या डाउट है अभी भी? बताएं। हो गया मैम, बस फुल फॉर्म बता दीजिए मैम एटीपी की। किसकी? एटीपी की बताया था मैंने, एडिनोसिन एडेनोसिन। ट्राइफॉस्फेट। ओके मैम। ठीक है, चलिए, वैसे इसके, हाँ, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ तक आई होप आप सभी को इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो आपने क्या करना है, ये ना स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपने भूल जाओ इसको। मैम क्या स्क्वायर बताया? बनाओ, एडिनो, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनो। इसमें कहीं लिखी हुई मैम होगी, एक बार भूल और गई। दिखा दीजिए वो वाली स्लाइड, ATP की फुल फॉर्म वाली। मैं इसमें देख रही हूँ, इसमें कहीं लिखी हुई होगी, तो आपको क्लियर राइटिंग मिल जाएगी। एक सेकंड। नहीं, इसमें नहीं दे रहा मुझे एटीपी, तो अच्छा, इसमें ओके मैम, पता चल गया, हिमांशु जी ने बता दिया मैसेज में। अच्छा, हिमांशु जी ने लिख दिया।
ठीक है, थैंक यू सो मच हिमांशु जी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये रहा, मिल भी गया। हिमांशु जी थैंक यू सो मच। दिख गया सबको? यस मैम। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, हमारे पास समय थोड़ा कम है। ठीक है, देर हो गई आज। ओवल होता है ये, रॉड शेप टाइप के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग भी होते हैं ये, और नहीं तो साथ में गुच्छे भी होते हैं ये, और ये नंबर में वेरी कर जाते हैं, मतलब इनका कुछ भी नंबर हो सकता है, इसका फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, चेंज शेप, अपनी शेप को बार बार कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग कि जैसे अपनी ट्रांसपोर्टेशन उनकी हो रही होती है, उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप चेंज होती रहती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। फंक्शन क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, जो मैंने आपको एनर्जी की बात कही, ये उसको स्टोर करके रखते हैं उस एनर्जी को। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तब हम इस एनर्जी को यूज करते हैं। कभी कभी आपने नोटिस करा होगा, जैसे हम भागने की हमें जरूरत पड़ती है, जब हम कहेंगे हमारा मन नहीं कर रहा भागने का, तो हम उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन कहीं आग लगी है ना, तो तुरंत ही आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और वो आपको भगा देती है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो उस आपातकालीन सिचुएशन में जो चाहिए थी, वो जो निकल के बाहर आई, वो कहाँ से किसने दी? वो इसने दी। वो किसने दी? इसने दी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इसको एनर्जी फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये वर्ड जरूर याद रख लीजिएगा, इनके साथ सिनोनिम में। आपने सिर्फ इन क्या करना है, एक साइड पे सारे नाम लिखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ऐसे करके नाम आएंगे, वो लिखने हैं। उनके आगे आपने सिर्फ यही 3-4 पॉइंट्स ही लिखने हैं और यही याद करने हैं। ठीक है, बाकी फंक्शनिंग तो मैं आपको समझा ही रही हूँ। जिसको फंक्शनिंग लिखनी है वो साइड में लिख लेंगे, या नीचे कहीं फुटनोट में वो फंक्शनिंग जो स्टोरी फॉर्म जो होती है, वो आप लिखते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको फटाफट से वो बता देती हूँ क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स ऐसे लिखा हुआ है ना ये, तो ये क्या होते हैं, ये जो मैंने बताया साइटोप्लाज्म के अंदर, उस पानी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया, ये हम कल पढ़ेंगे, ये भी कल पढ़ेंगे, ये भी कल पढ़ेंगे, ये भी कल पढ़ेंगे। तो ये 6 ऐसी चीजें हैं जो हम कल पढ़ने वाले हैं। 5 मतलब आज एक पढ़ लिया हमने, 5 बाकी की 5 हम कल पढ़ेंगे। तो ये वो सही चीजें हम कल फिर पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया था क्या था, वो पानी था जो सेल के अंदर पाया जाता है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये लाइन आपको फिर से कंफ्यूज करेगी कि मेरी ये क्या लाइन है, तो ये लाइन वही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेलुलर मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सेल मेम्ब्रेन के आगे स्लैश डालकर, या AKA ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी थी, जो बताया था न्यूक्लियस है ना, डिब्बी जो पड़ी हुई है, केक बनाते हुए जो डिब्बी पड़ी हुई है, वो मैम डिब्बी एक जो बार है सेल मेम्ब्रेन वाला रिपीट करना। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सामने लिखा, मैंने मार्क किया। थैंक यू मैम। जी ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मैंने बताया वो डिब्बी है, वो डिब्बी किस चीज की बनी हुई है, वो डिब्बी जो है वो एक तरह का बैरियर का काम कर रही है ना, एक दरवाजे का काम कर रही है, वो क्या है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, दोनों आपस साथ में मिला के क्या बनता था, प्रोटोप्लाज्म, याद है ना, मैं लिखवाया था मैंने, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं उसको। ठीक है, साइटोप्लाज्म को एक बार और थोड़ के बताया यहाँ पर, साइटोसोल एंड प्लस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये एक विस्कस कलरलेस वाटरी मटेरियल होता है, पानी जो मैंने आपको कहा, ये कैसा होता है, कलरलेस, जैसे पानी होता है ना, पानी का कोई रंग नहीं होता वैसा, और वाटरी मटेरियल होता है, कि थोड़ा वैसे एक्चुअली थोड़ा सा जेली टाइप होता है, मैंने आपको समझाने के लिए पानी बोला क्योंकि इजी तरीका था वो समझने का। तो वो थोड़ा वाटरी मटेरियल होता है, और इसमें क्या होता है, ज्यादा परसेंटेज जो होती है इसके अंदर वो पानी की ही मात्रा होती है, और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं इसके अंदर, और कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिल्स डली हुई होती है इसके अंदर। वो जो मैंने बताया ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सब कुछ इसके अंदर पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिल्स बोलेंगे। अभी ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक हम उसको कहते हैं जो जिसमें कार्बन नहीं होता। समझने के तौर पे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, आप ना समझो तो बेहतर रहेगा उस चीज को, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज से। आप सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में समझेंगे। ठीक है, हम्म, ये तो हमने क्लियर कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसके अलावा हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को लेकर थोड़ी सी जो ये जो स्लाइड है, ये मैं आपको कल क्लियर करूंगी एक बार। मैंने ये सारी चीज आपको बताई थी वैसे, कि वो प्रोटीन का बना होता है और फॉस्फोलिपिड का बना होता है।
इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई है, ठीक है। जब से ये हो गया था, हाँ जी, फॉस्फोलिपिड्स मेडअप ऑफ फॉस्फोलिपिड जो मैंने आपको बताया था ये रहा, ठीक है, और प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये लाइन आपसे आप पूछ भी गए थे किस चीज का है, फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, इन दो चीजों को मिला के बना होता है। इसकी जो आउटर मोस्ट कॉम्पोनेंट होता है ऑफ द सेल, उसको क्या कहेंगे, सेल। यानी कि हमारे घर की जो दीवार है वो सबसे आखिरी चीज होती है ना। हम कहते हैं हमारा घर कितना बड़ा है, तो हम इस दीवार से ही नापते हैं ना उसको, हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा है इस दीवार से ही समझते हैं कि सिर्फ रेक्टेंगल में बना हुआ है, स्क्वायर में बना हुआ है, गोलाकार बनाया हुआ है, कैसा बनाया हुआ है, तो हम उस बाउंड्री से समझते हैं। तो ये बॉर्डर है, ये बाउंड्री है, ठीक है। और ये डबल लेयर की बनी होती है। दो चीजें हैं, जैसे कि हम किसी भी महल में जाते हैं, किसी भी अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ डबल, मतलब एक दरवाजा मेन दरवाजा होगा, फिर कुछ दूरी तक चल के आओगे, जिस जिस भी किसी अपने बड़े इंसान से वहां मिलना हो तो एक गेट आएगा, एक और, फिर से आपसे पूछा जाएगा, फिर आप अंदर अंदर एंटर कर पाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि उस एक गेट से दूसरे गेट के बीच में दूरी कितनी है। तो इसमें से इतनी दूरी नहीं होती, इसमें दूरी बहुत कम होती है, महीन होती है। और ये डबल लेयर का बना होता है, यानी कि दो दरवाजे, एक दरवाजा क्रॉस करने के बाद एक और दरवाजा आएगा, वो द्वारपाल पढ़ते हैं ना हम, वैसे वाला है। तो दो द्वारपाल आएंगे, और ये सेमी परमेएबल होता है, ये हर एक को अलाउ नहीं करता कि आप अंदर आ सकते हो ना। गवर्नमेंट ऑफिस में वही अंदर जा सकता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये जो वहाँ का स्टाफ है, आप ये समझे, ठीक है। ये वैसे है, तो वो सिर्फ उसको ही आने देगा जो वहां का स्टाफ है, या स्टाफ है मतलब जो सेल के अंदर, अगर आपका कोई काम है तो अंदर आओ, अदरवाइज मत आओ। अगर ये क्यों मना करता है, क्योंकि ये इसलिए मना करता है कि बैक्टीरिया वायरस वरना सारे सारे अंदर चले जाएंगे, सबके सब ऐसे अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाके क्या करेंगे, तबाही मचाएंगे, न्यूक्लियस को खराब करेंगे, आसपास जितने भी हमारे पावर हाउस है उनको डेड करने की कोशिश करेंगे, उनको खराब करने की कोशिश करेंगे, सबको खराब करने की कोशिश करेंगे। हर एक के प्रकार के बैक्टीरिया हैं, जो जितने भी ऑर्गेनल्स है ना हमारे, उनको खराब करने के हर प्रकार के हमारे पास, इनको इनको खराब करने के हर प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं, एनवायरमेंट में। इनकी सुरक्षा करने के लिए, न्यूक्लियस की सुरक्षा करने के लिए ये जो है, ये एक बाउंड्री बनाई जाती है जो कि सेमी परमिएबल होती है। इतना क्लियर हो गया भी यहाँ पे, शायद सेल मेम्ब्रेन से अब यहाँ पे जिसको भी डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया। यस मैम। ठीक है, गुड। चले अभी अभी बाकी का हम कल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा देर हो जाएगी, आई थिंक अभी क्लास भी है। मैम स्लाइड हम्म, स्टार्टिंग का स्लाइड दिखाइएगा तो मैम स्क्रीनशॉट लेनी। हाँ जी, कौन सी वाली स्लाइड दिखाऊं, ये वाली? फर्स्ट जो सबसे पहले आपने पढ़ाया उसको, उस टाइम मैं ज्वाइन नहीं की थी मैम, बीच में की हुई थी इसलिए पता नहीं कितने बजे की आपने ज्वाइन? है। 1:48। 48 कैसे हो सकता है, 48 से भी चल रहा है अभी तो, 12:48 यही है मैम। बस। ठीक है, देखो मैंने अभी तक सिर्फ ये सब ही करवाया है मैंने, अभी उससे पहले तो सिर्फ डिस्कशन चल रहा था, आपका ओरिएंटेशन चल रहा था, ठीक है। मैम यहाँ रोक दीजिए, मुझे बताते जाना कहाँ रोकना है, मैं कर रही हूँ। यहीं रोक फर्स्ट ये दीजिए, बस 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 ये यहीं। मैंने करवाना भी करवाया नहीं है, ओके मैम, ओके, ये हाँ कराया नहीं आपने। ये भी मैंने करवाया नहीं, भी करवाना है। ओके। ये भी नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाह रही थी, इसलिए ये भी रहने दो, ये पढ़ो, ये कर लो, ये करो, ये कर लो, समझा मैं दूंगी बाद में कल, ये वाला पर ये कर लो, ये भी करो, मैंने करवा दिया, ये भी करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि अपनी याद यहाँ से करना है कि टॉपिक क्या है, ये कीजिए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। ओके, क्लियर सबको? यस मैम।